हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे स्थिर वैद्युत आवरण या परिरक्षण है क्या, परावैद्युत किसे कहते हैं, परावैद्युत के प्रकार। ये काफी महत्वपूर्ण है। परावैद्युत में ध्रुवण कैसे होता है, तो आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्रम से आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये आपका परिरक्षण होता क्या है। सबसे पहले अपन एक क्या करते हैं, बंद पृष्ठ लेते हैं। जैसे अपना एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ की बात करें, ये सरफेस है बच्चों और इस पे प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, परिरक्षण कैसे होता है। ठीक, ये आपका एक बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ में हर जगह समान रूप से आवेश प्लस क्यू आवेश वितरित है। इसके अंदर एक और कोटर की कल्पना करते हैं बच्चों। एक छोटा सा कोटर है, यानी एक और अंदर बंद पृष्ठ है, यानी बंद पृष्ठ के अंदर एक बंद पृष्ठ है। देखो, हम परिरक्षण की बात करेंगे, आवरण कैसे कार्य करता है। यानी कोई बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के अंदर कोई वस्तु है, तो वहां पर विद्युत आवेश होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि माना एक बंद पृष्ठ हमारे पास क्या बच्चों, माना एक बंद पृष्ठ, माना एक बंद पृष्ठ ए है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है। ठीक है, माना एक बंद पृष्ठ ए है बच्चों जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है, चलिए यदि हम इसके अंदर एक और पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर बंद पृष्ठ के अंदर इसको हम S मान लेते हैं बच्चों और इसको हम A मान लेते हैं। बाहर का पृष्ठ A है। ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई आवेश उपस्थित नहीं है। सर ये कैसे आप पुष्टि कर सकते हो। कल के हम लेक्चर में बहुत ही बारीकी से समझाए थे बच्चों कि किस तरीके से चालक के अंदर किसी प्रकार से कोई आवेश नहीं रहता। तो पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। ठीक है, कोई आवेश उपस्थित नहीं है। पृष्ठ के अंदर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये परिरक्षण तो ही हम बात करें, परिरक्षण को ही पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम ये अंदर एक और गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लिए। सबसे पहले तो हमने कहा एक बंद पृष्ठ है, जिसमें समान रूप से आवेश वितरित है बच्चों, लेकिन उसके अंदर ठीक है एक बंद पृष्ठ है, या आप कह सकते हो कोटर या खोल है बच्चों। ठीक है, इसको हम एक बंद पृष्ठ ए है या हम कोटर या खोल कह सकते हैं। उसके अंदर भी हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली जो कि एक गाउसीय पृष्ठ है बच्चों और अंदर किसी प्रकार से कोई आवेश नहीं है। अब देखना थोड़ा सा, अब देखो बच्चों, यदि मैं आपसे कह दूं कि गाउस का प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ के लिए गाउस का प्रमेय क्या कहता है कि कुल जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गाउस के प्रमेय से यदि मैं आपसे कह दूं, गाउस के प्रमेय से गाउस का प्रमेय क्या कहता है, जो टोटल फ्लक्स है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, अच्छा, चूंकि हम जानते हैं खोखले या खोल के अंदर, चूंकि हम जानते हैं खोल के अंदर
ये बच्चों आप लोग खोल भी इसको नाम दे सकते हो, खोल दे सकते हो, इसको एनसीईआरटी बोलता है, कोटर बोलता है, या कवच दे सकते हो, यानी आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोटर बोल सकते हो। खोल के अंदर, चूंकि खोल के अंदर जो है आवेश कितना है, शून्य है, इसलिए प्यारे बच्चों फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, 0/ε0, यानी फाई ई जो आपका विद्युत फ्लक्स है वो शून्य हो गया। विद्युत फ्लक्स क्या है बच्चों, शून्य है। कोटर के अंदर विद्युत फ्लक्स शून्य है। जब विद्युत फ्लक्स शून्य है, जब विद्युत फ्लक्स शून्य है, इसलिए खोल या कवच के अंदर, इसलिए खोल या कोटर के अंदर, कोटर के अंदर जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा, यानी किसी भी प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर नहीं होंगी। कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष निकला कि यदि कोई खोल है या कवच है या कोटर है जिसमें समान रूप से धनावेश उपस्थित है, अंदर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं, तो अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। इसका कोई उपयोग बताओ। तो देखो बच्चों, जब मान लीजिए बरसात का सीजन रहता है तो बिजली चमकती है और उससे खतरा भी होता है। यदि आप कार के अंदर बैठ जाएं तो आपको किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि जब आप कार के अंदर बैठ जाते हैं तो एक बंद खोखला कवच बन जाता है, खोल बन जाता है, कोटर बन जाता है, जिसके कारण से अंदर यदि बिजली चमकेगी भी तो भी अंदर किसी प्रकार से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं जाएगा, जिसके कारण से आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही आपका स्थिर वैद्युत आवरण या परिरक्षण कहलाता है। कोटर युक्त चालक में कोटर के अंदर विद्युत क्षेत्र समाप्त होना या अनुपस्थित रहना, ये क्या कहलाता है बच्चों, स्थिर वैद्युत आवरण या परिरक्षण। यानी कोटर युक्त खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र का समापन होना, ठीक है। यानी भाई इसके अंदर जब हम किसी चीज को सुरक्षित रखना चाहते हैं, किसी उपकरण को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र से, तो बाहर से एक खोखले कवच के अंदर उसको हम ढक दें तो आसानी से वो सुरक्षित हो जाएगा। क्लियर। चलिए थोड़ा सा आप लोग देखो बच्चों कि कोटर युक्त चालक में कोटर के अंदर विद्युत क्षेत्र का समाप्त होना या अनुपस्थित रहना ही क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत आवरण कहलाता है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। यानी कोई भी खोखला गोला है या कवच है तो अंदर आवेश नहीं रहेगा, इस कारण से वहां फ्लक्स शून्य होगी। जब फ्लक्स शून्य होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खत्म, विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं है, तो वही वो सुरक्षित रहेगा। और यही विद्युत क्षेत्र का समाप्त होना क्या कहलाता है बच्चों, आवरण, स्थिर वैद्युत आवरण या परिरक्षण कहलाता है। क्लियर। चलिए उपयोग में देखो कि जिस विद्युत उपकरण को हमें विद्युत क्षेत्र से बचाना है उसे खोखले चालक के अंदर ढक के रख दो, ठीक है। वह विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में भी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित रहेगा, अतः उसके अंदर यंत्र सुरक्षित रहेगा। जैसे आप लोग यहां पर आप देखो कोटर देख रहे हो, खोल देख रहे हो, एक बंद पृष्ठ देख रहे हो। किसी उपकरण को हमको सुरक्षित रखना है तो इस खोल के अंदर रख दो। कोई विद्युत क्षेत्र बाहर रहेगा भी तो केवल उसके पृष्ठ से होकर जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, जिसके कारण से कोई जो आपका उपकरण है वो सुरक्षित रहेगा, वो खराब होने से बच जाएगा। क्लियर बच्चों। दूसरा, यदि कार से यात्रा करते समय आप आंधी तूफान या वर्षा से घिर जाएं, बिजली गिरने वाली हो तो पेड़ के नीचे या खुले मैदान में आश्रय लेने के बजाय खिड़की बंद करके कार के अंदर बैठे रहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि संपूर्ण कार आवेश बाहर, मतलब जो संपूर्ण आवेश है कार के बाहर सतह पर ही रहेगा, कार के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं जाएगा। इस प्रकार आप कार के अंदर पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। जैसे आप लोग देखते हो कि बरसात के मौसम में बिजली गिरती है अधिकांश पेड़ पौधों के आसपास, वो पेड़ पौधों से ज्यादा आकर्षित होता है। तो वैसे भी बच्चों, यदि आप लोग कभी भी बरसात में ऐसे जगह फंस जाए, आधी तेज तूफान बहुत ज्यादा आता है, तो लोग क्या करते हैं कि हम भीगने ना पाए और पेड़ के नीचे जाकर के बैठते हैं, पेड़ के नीचे जाकर छिपते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अधिकांश आप घटना देखोगे जो मवेशी होते हैं, जैसे बहुत सारे अभी पिछले वर्ष हमारे ही एरिया में लगभग बकरी 8-10 बकरी एक साथ, है ना, मतलब बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो एक ही पेड़ के नीचे सब के सब, है ना, जाकर के छिपते हैं। बकरियों का झुंड रहता है। जैसे मान लीजिए चरवाहा चरा रहा है अपना बकरी, और जब मान लीजिए बारिश होने लगा तो बकरी क्या पेड़ के नीचे चले गए, बिजली गिरती है अधिकांश पेड़ के पास में ही जाकर गिरती है,
तो फिर वो सारे के सारे बकरी है ना नहीं बच पाए, क्योंकि बिजली इतनी तेज होती है उसकी, मतलब जैसे मान लीजिए उनके शरीर के ऊपर ना भी पड़े ना, लेकिन उनका धड़कन मतलब एक प्रकार से काम करना बंद कर देता है। इतना तेजी, आवाज भी इतना तेज होता है कि इंसान के पास में गिर जाए तो कान की पर्दा फट जाएगी। तो ऐसे में है ना वो सारे के सारे बकरी खत्म हो गए थे। तो इसीलिए बोला जाता है कि यदि आप लोग कार में हो, यदि आप खुले में भी हो तो ध्यान रखना कभी पेड़ के नीचे नहीं जाना, ये आपके लिए सेफ्टी है। दूसरा, यदि आप कार में हो तो कार को बंद कर लो, अंदर रहो, अंदर कोई विद्युत क्षेत्र जाएगा ही नहीं, तो आप लोग बच जाओगे। साउंड भी उतना तेजी से अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो आप लोगों को ये बहुत बड़ा जानकारी है, आपके दैनिक जीवन में उपयोगी है। खोखले चालक के अंदर विभव क्या होगा? अरे भाई, जब खोखले चालक के अंदर कोई आवेश ही नहीं है, जैसे मान लीजिए खोखला चालक है, विद्युत क्षेत्र इसके केवल बाहर हो सकता है, प्लस क्यू आवेश इसके बाहर हो सकता है, और अंदर कोई आवेश नहीं है। जब कोई अंदर आवेश नहीं है तो अंदर विद्युत क्षेत्र भी शून्य है, तो आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता बच्चों। इसलिए यदि बिंदु ए है, जितना विभव यहां पर होगा उतना ही विभव बिंदु बी पर होगा, उतना ही विभव बिंदु सी पर होगा, मतलब एक समान विभव होगा, अलग नहीं हो सकता। और साथ में यदि विभवांतर की बात करें कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि बच्चों दोनों का विभव समान है, डिफरेंस निकालोगे तो शून्य होगा। देखो जरा, जब किसी खोखले चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो उसको दिया गया संपूर्ण आवेश केवल पृष्ठ पर ही रह जाता बच्चों, अंदर आवेश नहीं जाता, उसके अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं रहता, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र भी नहीं होता है ना। फलस्वरूप परीक्षण आवेश को अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इसलिए हम कह सकते हैं कि खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है, बदलाव नहीं होता। देखो भाई, विभव है क्या? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब जब वहां विद्युत क्षेत्र ही नहीं है जिसके विरुद्ध हम कार्य करना चाहते हैं, तो कोई कार्य होगा ही नहीं। जब कार्य नहीं होगा तो विभव भाई यहां पर समान होगी, तभी तो हम बोल रहे हैं कि कार्य नहीं हो रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी किसी खोखले चालक के अंदर विभव प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। ठीक, और जिन बच्चों को यदि लगता है कि हमें भी नोट्स लेना चाहिए, शिव सर का प्रॉपर नोट्स लेना है, तो कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेना 9685299149 9685 96 85 29 91 49। नोट्स के लिए कितना लगता है? मात्र 100 रुपए लगते हैं। ठीक है, यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर है ये बच्चों। ठीक है, चलिए। परावैद्युत क्या है सर? ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। परावैद्युत एक प्रकार का पदार्थ है जो बच्चों आवेश के प्रवाह को नहीं होने देता, किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करता है अल्प मात्रा में आवेश। देखो भाई, एक चीज तो क्लियर है कि चाहे वो कुचालक हो, चाहे वो चालक हो, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, वो कहीं ना कहीं परमाणु से मिलकर बना हुआ है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे ज्यादा मात्रा में, उसमें विद्युत धारा का चालन होगा। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। यह फैक्ट की बात है। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो परावैद्युत कहलाते हैं, जैसे कागज, मोम, लकड़ी, अभ्रक, प्लास्टिक। ये क्या करते हैं? आवेश को प्रवाह नहीं होने देते। जब आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो जब आवेश प्रवाह को नहीं होने देते बच्चों, तो एक प्रकार से कुचालक है ना, परावैद्युत है। और ये विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। यदि किसी वाह विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो कुछ मात्रा में इसमें भी ध्रुवण का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ध्रुवीय परावैद्युत और एक अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत का मतलब जिसमें बच्चों जो सूक्ष्मतम परमाणु है उसमें 2 आयन होंगे, धन और ऋण आयन होंगे। ठीक है, वो अलग अलग दिशा पे होंगे। लेकिन यदि धन और ऋण संपाती हो, एक ही जगह स्थिर हो, वो आपका अध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं का धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र संपाती नहीं होता, मतलब अलग अलग है। यदि इधर धन है तो इधर ऋण है। लेकिन अध्रुवीय परावैद्युत नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, मतलब जिसमें पोलर यानी ध्रुव उत्पन्न नहीं है, अर्थात वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं। यानी बच्चों धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के संपाती है, वो आपका अध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है।
देखो क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है परावैद्युत किसे कहते हैं, तो ज्यादा लंबा चौड़ा इसको रटने की जरूरत नहीं है कि हम इसकी कहानी को हम पूरा पढ़ते रहें, है ना। बस इतना आप समझो कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आवेश को अपने में से बहने नहीं देते, लेकिन कुछ मात्रा में विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करेंगे। आवेश को जाने नहीं देंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बहेगा, लेकिन विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि धन आवेश और ऋण आवेश, जहां भी धन और ऋण आवेश आ जाएगा विद्युत प्रभाव प्रदर्शन होगा। उसमें क्या होता है कि बच्चों ध्रुवीय परावैद्युत में धन आवेश और ऋण आवेश अलग अलग पॉइंट पर होते हैं, लेकिन वहीं पे अध्रुवीय एक ही सेंटर पर धन और ऋण आवेश होगा, वो आपका क्या कहलाता है, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। सर एग्जाम्पल के रूप में बताओ तब मजा आए। चलो बताते हैं, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। यहां पर देखो भाई, ऐसा कुछ ले लो आप, देखना थोड़ा सा। अभी मैं बात करता हूं ध्रुवीय। ध्रुवीय में क्या होगा कि धन और ऋण होंगे, ठीक है। इसमें धन और ऋण है बच्चों, धन और ऋण। जैसे मान के चलता हूं इधर धन है तो ऋण होगा, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण। तो ये आपका ध्रुवीय परावैद्युत हो गया, ध्रुवीय परावैद्युत। क्योंकि इसमें बच्चों आप लोग देखते हैं कि धन और ऋण का जो केंद्र है वो अलग अलग है। वहीं पे यदि धन और ऋण एक साथ हो इस तरीके से बच्चों, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अध्रुवीय परावैद्युत। ये क्या है बच्चों, अध्रुवीय। ठीक है, ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत। अब इसमें हुआ क्या कि कोई विद्युत क्षेत्र अभी नहीं है, इनमें कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, यानी विद्युत क्षेत्र बच्चों जीरो है, विद्युत क्षेत्र जीरो है। इस स्थिति में ये अपने आप में इनके अणु व्यवस्थित है, यानी ध्रुवीय परावैद्युत में धन और ऋण अलग अलग केंद्र पर है, लेकिन आपका अध्रुवीय में धन और ऋण संपाती हैं एक ही बिंदु पर। ठीक है सर। लेकिन जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र लगा दें, विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति पर, विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति पर विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति पर यानी वाह विद्युत क्षेत्र हमने लगा दिया, तो प्रेरण की क्रिया होती है। और प्रेरण की क्रिया होती है तो जानते हैं, जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाते हैं बच्चों, तो ये जो है एक संरेखित हो जाते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। संरेखित कैसे, मान लीजिए इधर धन है तो ये ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण और धन है तो ऋण। इस तरीके से बच्चों वाह विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति पर, वाह विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति पे जो आपका ध्रुवीय परावैद्युत कुछ इस तरीके से हो जाता है। कब, जब वाह विद्युत क्षेत्र की, इसी को बोलते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। कि प्यारे बच्चों जब परावैद्युत की बात करते हैं तो स्वतंत्र अवस्था में है, धन और ऋणायन दोनों उपस्थित है, लेकिन अपना ये है ना टोटल उदासीन अवस्था में है, नेट आघूर्ण शून्य है, किसी प्रकार से कोई आघूर्ण अभी नहीं लग रहा है, वो अपने आप में जो भी इधर उधर तितर बितर है। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बच्चों ये जो आपके अणु है इनमें आघूर्ण उत्पन्न होता है, क्योंकि एक तरीके से ये दो ध्रुव है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य, इसका प्रत्येक अणु द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। प्रत्येक द्विध्रुव पर बच्चों एक आघूर्ण उत्पन्न होता है और एक निश्चित क्रम में संरेखित हो जाते हैं, फलस्वरूप इस क्रम में हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। अब इसमें बच्चों प्लस और माइनस दोनों क्या है, संपाती है, एक ही बिंदु पर स्थित है, संपाती है, एक ही बिंदु पर स्थित है। तो फिर जब होता क्या है
वाह विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है तो इसमें भी क्या होते हैं, धन और ऋण अलग होते हैं और बच्चों फिर संरेखित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। धन और ऋण क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए ऋण धन हो गया, ऋण धन हो गया, ऋण धन हो गया। ठीक, वाह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, वाह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से होता है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों अध्रुवीय परावैद्युत में भी ध्रुवण का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आया, ये जो प्रक्रिया आप लोगों का कहलाया बच्चों ध्रुवण। क्या कहलाया, ध्रुवण। ठीक है, जैसे आप लोग समझो कि जब परावैद्युत को किसी वाह विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें वाह विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है जिसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्रिया को हम परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि एक समान विद्युत क्षेत्र हो, एक समान विद्युत क्षेत्र हो और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, तब प्यारे बच्चों इसमें टाउ बराबर पीई साइन थीटा आघूर्ण उत्पन्न होता है। टाउ बराबर पीई साइन थीटा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा तो ऐसे ही परावैद्युत को हमने रखा, ऐसे ही परावैद्युत को हमने रखा तो इसमें दो ध्रुव हैं। जब दो ध्रुव हैं इसका मतलब इसमें इनको अणुओं को हम द्विध्रुव बोल सकते हैं और जब वाह विद्युत क्षेत्र आया तो वाह विद्युत क्षेत्र के कारण इसमें आघूर्ण उत्पन्न हुआ और आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण बच्चों ये एकदम संरेखित हो गए। क्या हो गए, संरेखित हो गए और एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो गए। ये परिघटना परावैद्युत का ध्रुवण कहलाता है। ऐसे आध्रुवीय परावैद्युत की बात करें तो आध्रुवीय परावैद्युत में जो अणु हैं उनमें धन और ऋण आवेश समपाती होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। लेकिन जब वाह विद्युत क्षेत्र की प्रभाव होते बच्चों, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है तो जो आपका धन आवेश है और ऋण आवेश है वो संपाती ना होकर के अलग व्यवस्थित हो जाते हैं। अलग अलग सिरों पर धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप इसमें भी आघूर्ण उत्पन्न होती है और संरेखित होकर के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक, क्लियर। तो यही था बच्चों आज का हमारा टास्क। क्वेश्चन पूछा जाएगा परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक क्या है और डाइलेक्ट्रिक के प्रकार और इसका ध्रुवण, तो आप लोगों से बन जाएगा। इसमें मैं ज्यादा आप लोगों को नहीं मतलब समझाऊंगा ना, ज्यादा लिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि एग्जाम में जितना पूछा जाएगा उतना ही मैं लिखाता हूं, है ना भाई। आपको लंबा चौड़ा कहानी मैं आपको पहले भी बताया, अभी भी बताया कि बोर्ड एग्जाम को टारगेट में हम लेकर चलते हैं कि जो बच्चा बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर अच्छा नंबर लाना चाहता है वो वीडियो लेक्चर देखिए। बाकी भाई नीट जेई लेवल का हम क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करा रहे हैं, अभी से बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसका लेवल अलग है। कोई सोचे उस लेवल को पढ़े तो बोर्ड एग्जाम में नंबर कम आ जाते हैं, वो तो डेफिनेट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को हमको टारगेट में लेकर चलना है तो बेहतर नंबर लाना है। चलिए, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आज का हमारा टास्क था परावैद्युत के बारे में, तो आपको हमने कंप्लीट करा दिया और क्रम से हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। बस प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। प्यार भर नमस्कार आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।